नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। डेली न्यूज़ एनालिसिस 1 दिसंबर 2021। आज का इंपॉर्टेंट न्यूज़ कौन कौन सा है चेक करते हैं। जीडीपी ग्रोथ से रिलेटेड एक न्यूज़ आया है। क्वार्टर 2 में 8.4% का जीडीपी ग्रोथ नजर आया है, वो डिस्कस करेंगे हम। फिर एडमिरल आर हरिकुमार हमारा न्यू चीफ ऑफ नेवल स्टाफ अपॉइंट हुआ है, वो न्यूज़ हम डिस्कस करेंगे। फिर उत्तराखंड श्राइन्स आउट ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल। देखिए, उत्तराखंड में जितने इंपॉर्टेंट टेम्पल्स है वो गवर्नमेंट के अंडर लाने का एक लेजिस्लेशन लाया था। अब ये कंप्लीटली रिपील हुआ है। जितने भी टेम्पल्स है वो रेस्पेक्टिव देवस्थानम बोर्ड्स के अंडर रहेंगे, वो न्यूज़ हम डिस्कस करेंगे। फिर चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल ऑलरेडी शुरू हो चुका है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, उसके बारे में देखेंगे। तो एक कैरिबियन कंट्री है दैट हैज बिकम द वर्ल्ड्स न्यूएस्ट रिपब्लिक, वो न्यूज़ हम डिस्कस करेंगे। फिर स्टबल बर्निंग से रिलेटेड न्यूज़ है, वो भी हम देखेंगे। फिर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन को लेके सुप्रीम कोर्ट का एक ऑब्जर्वेशन था, अब सेंटर ने एक 3 मेंबर कमेटी अपॉइंट किया है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आगे जाने से पहले लेक्चर पर लाइक का बटन, चैनल को अब तक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर बन सकते हो ज्वाइन बटन के थ्रू। शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहला न्यूज़, जीडीपी ग्रू 8.4% इन क्वार्टर 2। क्वार्टर 2 मतलब जुलाई टू सितंबर क्वार्टर। इंडिया का जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में 8.4% का ग्रोथ नजर आया है क्वार्टर 2 में। अब इसका मतलब क्या है? देखिए दोस्तों, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने यह डाटा रिलीज किया है। इन्होंने क्या किया है, 2021 का क्वार्टर 2 का जीडीपी को 2020 का क्वार्टर 2 के जीडीपी से कंपेयर किया है। तो ऑब्वियस सी बात है, उसमें ग्रोथ नजर आएगा ही आएगा, क्योंकि 2020 क्वार्टर 2 मतलब कोविड-19 पैंडेमिक का पीक टाइम था। तो उस टाइम पे हमारी इकोनॉमी 7.4% कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। तो अब 2021 जुलाई टू सितंबर क्वार्टर, बेसिकली क्वार्टर 2 में थोड़ा बहुत इकोनॉमी रिकवर हुआ है। पर अगर आप कंपेयर करोगे क्वार्टर 2 2021 को क्वार्टर 2 2020 से, तो 8.4% का ग्रोथ नजर आ रहा है। इसको बोलते हैं दोस्तों बेस इफेक्ट। ठीक है, बेस इफेक्ट बोलते हैं, इकोनॉमिक्स में एक इंपॉर्टेंट टर्म है बेस इफेक्ट। सिंपल भाषा में ये दोस्तों, एक पर्टिकुलर पीरियड का मेजरमेंट लेने के लिए आप किस पीरियड से कंपेयर कर रहे हो। देखिए, 2020 से कंपेयर करके आप कोई भी डाटा ले लोगे ना दोस्तों, तो आपको इंक्रीज ही नजर आएगा, ग्रोथ ही नजर आएगा, क्योंकि 2021 में सब चीज डाउन गया था। तो वही हुआ इधर भी। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने जो डाटा रिलीज किया, इसमें 8.5% का जीडीपी ग्रोथ रेट नजर आया है, इसलिए कि उन्होंने 2020 का क्वार्टर 2 से जीडीपी को कंपेयर किया है। राइट, क्लियर? अब देखिए, इसके साथ साथ इंडिया का ग्रोस वैल्यू एडेड में भी 8.5% का इंक्रीज हुआ है। अब ग्रोस वैल्यू एडेड मतलब क्या है? हमारी देश में जितने गुड्स एंड सर्विसेज है, इसका जो वैल्यू है, पूरा खुल मिला के जो वैल्यू है, इसको आप ग्रोस वैल्यू एडेड बोल सकते हो। ये 8.5% इंक्रीज हुआ है। ठीक है, आप देखिए, इसके साथ साथ इंडिया का 8 कोर 7.5% का ग्रोथ नजर आया। अब ये 8 कोर सेक्टर्स मतलब कौन कौन सा है? कोल हो गया, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल प्रोडक्शन, पेट्रोलियम रिफाइनरी, फर्टिलाइजर्स, स्टील, सीमेंट प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। इसमें से क्रूड ऑयल प्रोडक्शन को छोड़ के बाकी सारे सेक्टर्स में कुल मिला के 7.5% का ग्रोथ नजर आया है। अब इन्हें 8 कोर सेक्टर्स क्यों बोलते हैं? देखिए, इन 8 सेक्टर्स मिलकर इंडियन इकोनॉमी में करीब 40.27% कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, इन 8 सेक्टर्स का परफॉर्मेंस देखते हुए आपको यह समझ में आएगा कि हमारी इकोनॉमी किस दिशा में जा रही है, पॉजिटिव ग्रोथ हो रहा है या फिर नेगेटिव ग्रोथ हो रहा है, ये सब चीज आपको समझ में आ जाएगा। वैसे इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन करके एक इंडेक्स भी है, ये कौन रिलीज करते हैं आपको कमेंट बॉक्स में बताना पड़ेगा। हमने काफी बार इसके बारे में डिस्कस किया है। बेसिकली ये मंथली रिलीज करते हैं। इन 8 कोर सेक्टर्स का परफॉर्मेंस क्या है ये बताता है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में भी इन 8 कोर सेक्टर्स के परफॉर्मेंस के बारे में बताते हैं। ठीक है, वैसे और एक चीज मैं आपको बता देता हूं, ब्रेकडाउन इधर लिखा है, ये भी आप देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जामिनेशन में पूछ सकता है। ये जो 8 कोर सेक्टर में सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन कौन सा सेक्टर का है? पेट्रोलियम रिफाइनरी का है, 28.04%। सबसे कम फर्टिलाइजर का है। ये सारे इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो इन 8 कोर सेक्टर्स का अगर आप ग्रोथ रेट देखोगे तो ये 7.5% हुआ है। ओनली क्रूड ऑयल सेक्टर में थोड़ा बहुत डिक्लाइन हुआ है, बाकी सारे सेक्टर में ग्रोथ रेट देखने को मिला है। अगर आप सितंबर महीने से कंपेयर करोगे, मतलब आप अक्टूबर का डाटा रिलीज हुआ है, अगर आप सितंबर से कंपेयर करोगे तो 7.3% का इंक्रीज नजर आया है। वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हमें 7.5% वाला डाटा याद रखना है। ठीक है, बाकी क्या है, एक एक सेक्टर में कितना ग्रोथ हुआ है वो बताया है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। देखिए, स्टील प्रोडक्शन ग्रोथ कितना हुआ है? 3.7% इंक्रीज हुआ है। ठीक है, इसके बाद क्रूड ऑयल आउटपुट, उसमें इतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ, मैंने आपको बोला था। अगर आप अक्टूबर से कंपेयर करोगे तो 2.2% ड्रॉप हुआ है। ठीक है, अगर आप सितंबर से कंपेयर करोगे, मतलब लास्ट महीने से कंपेयर करोगे, थोड़ा बहुत 2.85% का इंक्रीज हुआ है क्रूड ऑयल आउटपुट में। ठीक है,
और क्या है, फर्टिलाइजर्स में 0.04% का इंक्रीज हुआ है एंड सितंबर से कंपेयर करोगे तो 8.2% का इंक्रीज हुआ है। तो बेसिकली ये लास्ट ईयर से कंपेयर करने से फर्टिलाइजर सेक्टर में भी इतना ज़्यादा आउटपुट इंक्रीज नहीं हुआ है, पर अगर आप सितंबर महीने से मतलब लास्ट महीने से कंपेयर करोगे तो 8.2% का है, ठीक है। और नेचुरल गैस एंड रिफाइनरी प्रोडक्ट का देखिए 24.8% एंड 40.4% का इंक्रीज हुआ है। अगर आप लास्ट ईयर से कंपेयर करोगे तो 8.6% एंड 17% का इंक्रीज हुआ है। ये कैसे? बिकॉज ऑफ द बेस इफेक्ट। अब बेस इफेक्ट क्या है मैंने आपको बता दिया, क्योंकि लास्ट ईयर में नेगेटिव ग्रोथ हुआ था। लास्ट ईयर से अगर आप कंपेयर करोगे ऑब्वियसली बात है आपको ग्रोथ ही नजर आएगा। कोल एंड सीमेंट प्रोडक्शन में भी 14.6%, 14.5%, ठीक है। आप देखिए कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है वो आप करेक्टली याद करने की जरूरत नहीं है, वैसे आप याद रख भी नहीं पाओगे, आपके पास इतना कुछ है याद रखने के लिए। बस आपको ये मालूम होनी चाहिए कौन कौन से सेक्टर में इंक्रीज नजर आया है, कौन कौन सेक्टर डिक्रीज हुआ है, ठीक है। और एक डाटा ये बोल रहा है व्हाइल द कोर सेक्टर ग्रोथ हैज एक्सेलरेटेड एंड द फेस्टिव सीजन ट्रेंड्स वे ब्रॉडली पॉजिटिव। देखिए बेसिकली ये जो ग्रोथ नजर आया है ना, इसका रीजन ये भी है, दिवाली सीजन था, बेसिकली इंडिया में पूरा फेस्टिव सीजन था, फेस्टिव मूड था, इसलिए थोड़ा बहुत आउटपुट इंक्रीज हुआ ये बोल रहा है। और ये जो इंक्रीज नजर आया है ये फिर से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा आने वाले महीनों में, ऐसा भी एक रिपोर्ट आ रहा है, ठीक है। तो आई होप आई हैव बीन क्लियर। तो पेपर 4 जनरल स्टडीज 3 में इंडियन इकोनॉमी में ये पर्टिकुलर न्यूज आपको काम आएगा। अगला न्यूज़ है शेयर ऑफ स्टबल बर्निंग इन दिल्ली PM 2.5 काउंट 14.6% इन नवंबर। देखिए दिल्ली एयर पोल्यूशन से रिलेटेड एक न्यूज़ है। आप सबको शायद पता होगा दिल्ली इज द मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल सिटी इन द वर्ल्ड। अब इधर दिल्ली का PM 2.5 काउंट के बारे में बताया हुआ है। क्या है PM 2.5? दैट इज पार्टिकुलेट मैटर 2.5। एयर में जितने पोल्यूटेड पार्टिकल्स है या फिर पार्टिकुलेट मैटर्स है, इनके डायमीटर के हिसाब से इन्हें क्लासीफाई किया हुआ है। अगर इन पार्टिकुलेट मैटर का डायमीटर 10 माइक्रोमीटर से कम है तो इन्हें PM10 बोलते हैं। अगर 2.5 माइक्रोमीटर से कम है तो इन्हें PM 2.5 बोलते हैं। इसमें सबसे खतरनाक है PM 2.5, क्योंकि ये इतना छोटा है कि हमारा नाक से या हमारा लंग्स में रेस्पिरेटरी सिस्टम में घुस जाएगा और हमें एक्यूट रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकता है। तो इसलिए PM 2.5 काउंट सबसे कम रखना बहुत ज़रूरी है। अब डाटा क्या है दोस्तों, बेसिकली दिल्ली में एक गवर्नमेंट रन मॉनिटरिंग एजेंसी है सफर बेसिकली एयर क्वालिटी के बारे में बताता है। एयर में कितना पोल्यूटेंट्स है, बेसिकली कितने कंटेंट्स हैं, सल्फर डाइऑक्साइड कितना है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड कितना है, वो सारे आपको बताते हैं। आपने शायद देखा भी होगा ट्रैफिक वगैरह में सफर का डिस्प्ले सिस्टम रहता है। वैसे सफर का फुल फॉर्म क्या है? सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च। तो इन्होंने एक डाटा रिलीज किया है। बेसिकली इन्होंने ये बताया है दिल्ली में जो एयर है उसमें जो PM 2.5 काउंट है उसका कितना परसेंटेज स्टबल बर्निंग की वजह से आता है। अब स्टबल बर्निंग क्या है? जो फार्मर्स अपना क्रॉप रेसिड्यू जलाते हैं ना अगला सोइंग से पहले, इसे आप स्टबल बर्निंग बोलते हो। एक बहुत बड़ा इश्यू था रिसेंटली फार्मर्स प्रोटेस्ट के टाइम पर। तो ये स्टबल बर्निंग बेसिकली दिल्ली में नहीं होता है, दिल्ली के आसपास जितने स्टेट्स हैं, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, यूपी बॉर्डर हो गया, उधर के फार्मर्स जब स्टबल बर्न करते हैं इसकी वजह से बहुत सारे पार्टिकुलेट मैटर 2.5 रिलीज होता है जो दिल्ली एरिया में आता है। तो सफर ने यह डाटा रिलीज किया है स्टबल बर्निंग की वजह से कितना PM 2.5 रिलीज हुआ है, तो परसेंटेज के हिसाब से बताया हुआ है। इन्होंने यह बताया है कि नवंबर 7 को 48% PM 2.5 जो दिल्ली में प्रेजेंट था वो स्टबल बर्निंग की वजह से हुआ। एंड अगर आप नवंबर 5 से नवंबर 11 तक देखोगे तो 33.5% जो PM 2.5 था वो स्टबल बर्निंग की वजह से हुआ, ठीक है। आप देखिए हाईएस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टबल बर्निंग टू PM 2.5 इन दिल्ली फॉर अ डे वाज 58% इन 2018, ठीक है। सबसे ज्यादा तो 2018 में एक दिन में 58% PM 2.5 स्टबल बर्निंग की वजह से हुआ था। एंड 2019 में एक दिन में 43% स्टबल बर्निंग कंट्रीब्यूट किया था। 2020 में 46% स्टबल बर्निंग कंट्रीब्यूट किया था, ठीक है। आप देखिए दोस्तों, वैसे दिल्ली गवर्नमेंट जो है जब भी उनसे ये दिल्ली एयर पोल्यूशन के बारे में पूछता है वो ब्लेम गेम करते हैं, वो बोलते हैं फार्मर्स जो स्टबल बर्न करते हैं इसकी वजह से ही होता है। पर रिसेंटली और एक डाटा ये आया था स्टबल बर्निंग तो कंट्रीब्यूट करता है, उसमें कोई डाउट नहीं है, पर दिल्ली में जो ट्रैफिक पोल्यूशन है, जो इंडस्ट्री से उनकी वजह से भी पोल्यूशन है। मतलब आप आधा आधा दे सकते हो, पूरा ब्लेम आप स्टबल बर्निंग के ऊपर नहीं दे सकते हो करके एक डाटा आया था। जो भी है, अब देखिए दिल्ली यूजुअली एक्सपीरियंसेस 2 स्पेल्स ऑफ हाई एयर पोल्यूशन ड्यूरिंग विंटर। विंटर में 2 स्पेल होता है हाई एयर पोल्यूशन का, एक होता है अक्टूबर नवंबर में, एक होता है दिसंबर जनवरी में, ठीक है। एंड मेन रीजन फॉर हाई पोल्यूशन इन दिल्ली एंड नेशनल कैपिटल रीजन इज स्टबल बर्निंग, राइट।
क्योंकि आधा से ज़्यादा PM 2.5 स्टबल बर्निंग की वजह से तो होता है। और एक सेकेंड स्पेल है, द मेन रीजन फॉर एयर पोल्यूशन इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ पोल्यूटेंट्स फ्रॉम इंडो गैंगेटिक प्लेन। देखिए अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, जनवरी में स्टबल बर्निंग मैक्सिमम कंट्रीब्यूट करते हैं एयर पोल्यूशन के लिए, पर सेकेंड स्पेल जो आता है तब इंडो गैंगेटिक प्लेन जो यूपी बिहार साइड में है, उधर से जो पोल्यूटेंट्स ट्रांसफर होता है दिल्ली की तरफ विंड की वजह से एंड कंपेन विद एक्सट्रीम कोल्ड एंड फोगी कंडीशंस, तो इंडो गैंगेटिक प्लेन से जो पोल्यूटेंट्स आता है ये भी कारण बन जाता है दिल्ली के ऊपर जो पोल्यूशन का, राइट। एंड स्टबल बर्निंग का और एक डाटा सफर ने रिलीज किया है, द नंबर ऑफ इफेक्टिव फायर काउंट्स इन अक्टूबर नवंबर, मतलब अक्टूबर नवंबर स्टबल बर्निंग सीजन होता है। वैसे दोस्तों ये स्टबल साल भर में जलाते नहीं है, एक एक सीजन होता है, इनकी जो हार्वेस्ट खत्म हो जाता है अगला सोइंग शुरू करने से पहले ये स्टबल जलाते हैं। तो ईयर राउंड पोल्यूशन के लिए आप स्टबल बर्निंग को ब्लेम नहीं कर सकते, है कि नहीं, क्योंकि साल भर में स्टबल बर्निंग तो होता नहीं, है कि नहीं। अब देखिए वैसे अक्टूबर नवंबर जो स्टबल बर्निंग सीजन होता है उधर 77,000 फायर काउंट्स हुआ था, वो भी 4 साल में, पिछले 4 साल में सबसे ज्यादा स्टबल बर्निंग इसी साल हुआ था करके रिपोर्ट आया है सफर का, ठीक है। तो ये सारे डेटा आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो अक्टूबर नवंबर स्टबल बर्निंग सीजन है, ऐसा भी क्वेश्चन आपसे हो सकता है पूछ ले, ठीक है। तो आपको पेपर 4 जनरल स्टडीज 3 में एनवायरमेंट पोल्यूशन एंड डिग्रेडेशन में एक पर्टिकुलर न्यूज काम आएगा। अगला न्यूज है उत्तराखंड श्राइन्स आउट ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल। सबसे पहले बैकग्राउंड समझते हैं दोस्तों, 2019 की बात है जब उत्तराखंड का चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत जी थे, इन्होंने एक लेजिस्लेशन लेके आया था, चार धाम देवस्थानम बोर्ड एक्ट। इस एक्ट का प्राइम ऑब्जेक्टिव यह था कि जितने भी इंपॉर्टेंट टेम्पल्स है उत्तराखंड में, अराउंड 51 हिंदू श्राइन्स, इनके मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, कंट्रोल वगैरह गवर्नमेंट के अंडर लाना। ये बिल दिसंबर 2019 में उत्तराखंड स्टेट असेंबली में पास हो गया था। काफ़ी सारे प्रोटेस्ट वगैरह हुआ था अपोजिशन की तरफ से, इसके बावजूद ये बिल पास हो गया था। अब ये टेम्पल्स जितने हैं उनमें 4 धाम भी इंक्लूडेड थे। 4 धाम में कौन कौन से टेम्पल्स आता है? 4 श्राइन्स ऑफ बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री एंड यमुनोत्री। और आपको पता है इन टेम्पल्स में रेवेन्यू भी बहुत ज़्यादा होता है। अब प्रॉब्लम ये हुआ दोस्तों, उत्तराखंड में जितने मेजर टेम्पल्स हैं उसका मैनेजमेंट एक श्राइन बोर्ड के पास था। श्राइन बोर्ड इज द हाईएस्ट गवर्निंग बॉडी फॉर द मैनेजमेंट ऑफ 53 टेम्पल्स। इनके पास काफ़ी सारे पावर्स भी थे। पावर्स मतलब पावर्स टू फ्रेम पॉलिसीज, formulate the budget and sanction expenditure. They may also give directions for the safe custody, prevention and management of funds, valuable securities, jewelry and properties vested with the temples. तो मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों, पूरे टेम्पल का मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, कंट्रोल, सेफ कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज एंड पोसेशंस ऑफ द टेम्पल्स, ये सारे श्राइन बोर्ड के पास था। मतलब टेम्पल का जो कुछ भी है उसका फाइनल डिसीजन श्राइन बोर्ड के पास था, चाहे वो बजट एंड सैंक्शन एक्सपेंडिचर से रिलेटेड हो, मैनेजमेंट ऑफ फंड से रिलेटेड हो या पोसेशन से रिलेटेड हो, प्रॉपर्टीज ऑफ द टेम्पल से रिलेटेड हो, ये पूरे पावर श्राइन बोर्ड के पास था। अब ये 4 धाम देवस्थानम बोर्ड एक्ट पास होने के बाद क्या हुआ, ये पूरे जो पावर्स है गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। तो ये टेम्पल अथॉरिटीज को, बेसिकली श्राइन बोर्ड को अच्छा नहीं लगा, तब से प्रोटेस्ट शुरू हो गया। एंड इस प्रोटेस्ट को आरएसएस एफिलिएट विश्व हिंदू परिषद का सपोर्ट भी मिला। ऊपर से काफ़ी सारे रिलीजियस ग्रुप्स, बेसिकली हिंदू ग्रुप्स ऑफ सेंट्स एंड सीयर्स जो है वो भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट आ गया। तो इससे क्या हुआ, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का जो पॉपुलैरिटी था वो खत्म हो गया। इनकी ये पर्सनल अनपॉपुलैरिटी की वजह से उन्हें अपना चीफ मिनिस्टरशिप भी छोड़ना पड़ा। आपको पता है त्रिवेंद्र सिंह रावत जी रिजाइन किए थे, इसके बाद तीरथ सिंह रावत जी आए थे, उनको भी रिजाइन करना पड़ा। इनके बाद पुष्कर सिंह धामी जी आए। तो इसी तरह त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को अपना पोजीशन छोड़ना पड़ा था। क्यों? ये अनपॉपुलैरिटी जो क्रिएट हो गया इसकी वजह से। तो कोई भी हिंदू ग्रुप्स के अगेंस्ट पंगे लेने के लिए उत्तराखंड में रेडी नहीं है। अब तो इलेक्शंस आ रहा है कि नहीं। अब उत्तराखंड गवर्नमेंट ने ये जो 4 धाम देवस्थानम बोर्ड एक्ट है इसे रिपील करने का फैसला लिया है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो 4 धाम देवस्थानम बोर्ड एक्ट है जिनमें उत्तराखंड टेम्पल्स का मैनेजमेंट गवर्नमेंट के पास आना था, इसको उत्तराखंड गवर्नमेंट ने छोड़ दिया है। अब ये श्राइन बोर्ड ही मैनेज करेंगे। ये है न्यूज़। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो पेपर 3 जनरल स्टडीज 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस में ये न्यूज़ आपको काम आएगा। अगला न्यूज़ है एडमिरल आर हरिकुमार टेक्स चार्ज एज न्यू नेवी चीफ। देखिए 25th चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ अपॉइंटमेंट हो चुका है एडमिरल आर हरिकुमार। इनसे पहले एडमिरल करमबीर सिंह थे जो नवंबर 30 को रिटायर किए थे। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ अपॉइंटमेंट से पहले एडमिरल आर हरिकुमार फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ थे वेस्टर्न नेवल कमांड का। वैसे इंडियन नेवी का 3 मेजर कमांड्स है, वेस्टर्न नेवल कमांड,
ईस्टर्न नेवल कमांड एंड सथर्न नेवल कमांड। इसके अलावा एक यूनिफाइड कमांड भी है जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के ऊपर कमांड करते हैं। उसे यूनिफाइड कमांड इसलिए बोलते हैं दोस्तों, तीनों फोर्सेस यूनिफाइड कमांड के ऊपर कमांड करते हैं। वो टर्न वाइज होता है। 2 साल के लिए इंडियन नेवी का वाइस एडमिरल रैंक का एक ऑफिसर कमांड करते हैं। इसके बाद एयरफोर्स का एयर मार्शल रैंक के एक ऑफिसर कमांड करते हैं। इसके बाद आर्मी का लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के एक ऑफिसर कमांड करते हैं। इसलिए अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को यूनिफाइड कमांड बोलते हैं। ठीक, आप देखिए एडमिरल आर हरिकुमार साहब इससे पहले कई सारे प्रेस्टिजियस पोजीशंस होल्ड किया है। जैसे इन्होंने कोस्ट गार्ड शिप C1 को कमांड किया है। कई सारे इंडियन नेवल शिप सच एज आईएनएस निशांक, आईएनएस कोरा, आईएनएस रणवीर एंड इवन आईएनएस विराट जो एयरक्राफ्ट कैरियर है इंडियन नेवी का, वो भी कमांड किया है। आईएनएस विराट ऑलरेडी डिकमीशन हो चुका है, आपके लिए आईएनएस विक्रमादित्य है, ये भी आपको पता होगा शायद, और एक बन रहा है आईएनएस विक्रांत। ठीक है, वो प्रोबेबली अगले साल तक कमीशन हो जाएगा। अब देखिए ही हैज बीन डेकोरेटेड विद वेरियस मेडल्स। कौन कौन से मेडल्स मिले इनको? परम विशिष्ट सेवा मेडल, आदि विशिष्ट सेवा मेडल एंड विशिष्ट सेवा मेडल, जिसे शॉर्ट फॉर्म में PVSM, AVSM, VSM वगैरह बोलते हैं। ठीक है, आप देखिए चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ के बारे में, वो हेड ऑफ द मिलिट्री स्टाफ ऑफ इंडियन नेवी है। तो इंडियन नेवी का टॉप मोस्ट पोजीशन आप बोल सकते हो। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ इज द हाईएस्ट रैंकिंग नेवल ऑफिसर ऑन द एक्टिव सर्विस ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस अनलेस द चीफ ऑफ डिफेंस इज ए नेवी ऑफिसर। ठीक है, बेसिकली इंडियन आर्म फोर्सेस के हाईएस्ट रैंकिंग नेवल ऑफिसर रहता है चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ। पर अगर चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ, आजकल जो अपॉइंटमेंट शुरू हुआ है आपके लिए, हमारा रावत साहब है, जनरल रावत साहब, चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ, अगर अगले चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ एक नेवल ऑफिसर बन जाता है तो वो रहेंगे सीनियर मोस्ट नेवल ऑफिसर, ऑब्वियस सी बात है। तो अगर चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ आर्मी या एयरफोर्स के रहेंगे तो चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ हाईएस्ट रैंक नेवल ऑफिसर रहेंगे, है कि नहीं? सो CNS इज द प्राइमरी एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन नेवल अफेयर्स। ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्राइमरी एडवाइजर भी CNS ही रहेंगे ऑन नेवल अफेयर्स, राइट? अब और कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज लिखा है, वैसे आपको पता है दोस्तों चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ का रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या हो सकता है, पढ़ लीजिएगा। एंड द पोजीशन इज ऑलवेज हेल्ड बाय ए फुल एडमिरल सिंस 1966 एंड चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ इज असिस्टेड बाय वाइस चीफ ऑफ नेवी स्टाफ। देखिए दोस्तों, ये जो पोजीशन है चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ का, ये 1966 से फुल एडमिरल ही होल्ड किया है, पर 1966 से पहले वाइस एडमिरल भी होल्ड किया है चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ का पोजीशन। सबसे पहला जो इंडियन चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ थे वो है वाइस एडमिरल RD कटारी, वो वाइस एडमिरल थे। ठीक है, 1966 से एडमिरल रैंक के ऑफिसर चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ बनना शुरू किया। ठीक है, एंड एक्चुअली चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ रैंक के ऊपर और एक रैंक होता है एडमिरल ऑफ द फ्लीट करके। वैसे आपने आर्मी में फील्ड मार्शल सुना होगा ना, तो इसी तरह नेवी में भी एक रैंक है एडमिरल ऑफ द फ्लीट, पर अभी तक नेवी हिस्ट्री में एडमिरल ऑफ द फ्लीट कोई बना नहीं है। ठीक है, सो दैट्स इट। पेपर 4 जनरल स्टडीज 3 डिफेंस में ये न्यूज आपको काम आएगा। अगला न्यूज है गवर्नमेंट अपॉइंट्स 3 मेंबर पैनल टू रिव्यू EWS कोटा। देखिए मोदी गवर्नमेंट ने 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू 10% रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन प्रोवाइड किया था, और ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऐसे कैटेगरी से होना चाहिए जो और कोई रिजर्वेशन की फैसिलिटी नहीं ले रहा हो। अब ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन रिजर्वेशन के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल हुआ था। बेसिकली ये प्रॉब्लम तब हुआ था जब नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट का एडमिशन हो रहा था और वो एडमिशन में ये 10% EWS कोटा दे रहा था। तो जो भी है सुप्रीम कोर्ट तक एक केस पहुंच गया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर से ये पूछा था, आप ये जो EWS रिजर्वेशन दे रहे हो इसका क्राइटेरिया आपने कैसे डिफाइन किया? बेसिकली आपने बोला है 8 लाख एनुअल इनकम लिमिट है EWS कैटेगरी का। ये 8 लाख एनुअल इनकम लिमिट आपने कैसे डिसाइड किया? आपने कोई स्टडी किया था, कोई रिसर्च किया था, कोई सर्वे किया था? बिना कुछ सोच समझ के आपने ऐसे कैसे रख दिया 8 लाख का एनुअल इनकम लिमिट? ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर से पूछा था। तो सेंटर ने अभी एक 3 मेंबर पैनल अपॉइंट किया है पूरा EWS रिजर्वेशन को रिव्यू करने के लिए। बस वही न्यूज़ आया है। तो ये जो पैनल में हमारी फिनेंस सेक्रेटरी अजय भूषण पांडे जी हैं, मेंबर सेक्रेटरी इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च है VK मल्होत्रा, प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है संजीव सन्याल। ठीक है, तो 3 वीक का टाइम दिया है, 3 हफ्ते के अंदर ये अपना रिपोर्ट सबमिट करेंगे। ठीक है, आप देखिए EWS कोटा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स। 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 2019 में, ये तो मैंने आपको बता दिया। आर्टिकल 15 एंड 16 को अमेंड किया था। ठीक है, तो आर्टिकल 15 में एक क्लॉज 6 डाल दिया, आर्टिकल 16 में
क्लॉज 6 डाल दिया, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था बेसिकली। और इट इज फॉर इकोनॉमिक रिजर्वेशन इन जॉब्स एंड एडमिशंस इन एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, राइट, ये तो आपको पता ही है। अब इट वाज एनैक्टेड टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पुअर। बेसिकली इंडिया में जो रिजर्वेशन चल रहा है उसमें जो लोग इंक्लूडेड नहीं है और जो पुअर सेक्शन से बिलोंग करते हैं उनके लिए ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कोटा लाया था, ठीक है। एंड इट एनेबल्स बोथ सेंटर एंड स्टेट्स टू प्रोवाइड रिजर्वेशन टू ईडब्ल्यूएस ऑफ द सोसाइटी, ऑब्वियस सी बात है। तो पेपर 3 जनरल स्टडीज 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज में, पेपर 2 जनरल स्टडीज 1 पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज में पर्टिकुलर न्यूज आपको काम आएगा। अगला न्यूज है प्राइवेटाइजेशन ऑफ फिशरीज सेक्टर। ये कोई न्यूज नहीं है, एक रिटन रिप्लाई इन पार्लियामेंट है। बेसिकली अब विंटर सेशन चल रहा है तो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने मिनिस्टर ऑफ फिशरी से एक क्वेश्चन पूछा, आपके डिपार्टमेंट ने रिसेंटली क्या क्या पॉलिसीज एंड स्कीम्स इंप्लीमेंट किया है फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ फिशरीज सेक्टर। तो इन्होंने रिप्लाई दिया है। तो इस रिप्लाई में हमें सीखने को बहुत कुछ है, इसे हमें ये सारे डिटेल्स पता चल जाएगा रिगार्डिंग पॉलिसीज एंड स्कीम्स रिसेंटली इंप्लीमेंटेड फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ फिशरीज सेक्टर, ठीक है। आप देखिए, ध्यान दीजिएगा, सारे स्कीम्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, आपके मेंस की तैयारी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑन ब्लू रेवोल्यूशन। ब्लू रेवोल्यूशन मतलब क्या होता है दोस्तों? आपने ग्रीन रेवोल्यूशन सुना होगा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से रिलेटेड है, व्हाइट रेवोल्यूशन सुना होगा जो मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है। वैसे ब्लू रेवोल्यूशन क्या होगा? फिशरी सेक्टर से रिलेटेड या फिर एक्वाकल्चर प्रोडक्शन से रिलेटेड। फिशरी सेक्टर में सिग्निफिकेंट ग्रोथ लाने के लिए, प्रोडक्शन लाने के लिए जितने भी स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स लेके आते हैं ना दोस्तों, ये सब ब्लू रेवोल्यूशन का पार्ट है, ठीक है। तो एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑन ब्लू रेवोल्यूशन लॉन्च किया था। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम मतलब क्या होता है? सेंटर का स्कीम रहेगा पर इंप्लीमेंट करेगा स्टेट। इसकी जो फंड शेयरिंग है वो भी रेशियो बेसिस पे होगा, कुछ सेंटर देगा, कुछ स्टेट को लेना पड़ेगा। क्लियर? अब ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का नाम क्या है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ फिशरीज। ये इंप्लीमेंट किया गया था 2015-16 से 2019-20 तक। इसका विजन क्या था? क्रिएटिंग एन एनेबलिंग एनवायरनमेंट फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ द फुल पोटेंशियल ऑफ फिशरीज टू द कंट्री। देखिए, एक बात मैं आपको बताऊं दोस्तों, जितने भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, इसकी जो ऑब्जेक्टिव्स एंड विजन रहते हैं ना, ये लगभग सेम ही रहते हैं, बोल बचन वाली बातें हैं। आपको बस टर्म्स को इधर उधर शिफ्ट करना है। ये जो सब्सटैंशियल इंप्रूवमेंट, डबलिंग ऑफ इनकम एंड सस्टेनेबिलिटी, बायोसिक्योरिटी, एनवायरमेंटल कंसर्न्स, ये सब सारे मैक्सिमम स्कीम्स में रहते हैं। तो आपको ध्यान से इधर उधर डालना होगा, ठीक है। तो बस आप स्कीम का नाम ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ फिशरीज। ये 2015-16 से 2019-20 तक इंप्लीमेंट किया था। फिर मई 2020 में और एक फ्लैगशिप स्कीम लाया था, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। इसके बारे में हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है, PMMSY स्कीम। ये भी बेसिकली ब्लू रेवोल्यूशन से रिलेटेड है, सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट ऑफ फिशरी सेक्टर के लिए। अब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब क्या होता है आपको पता ही होगा, मैंने काफ़ी बार आपको बताया है। बेसिकली रिसोर्सेज को ऐसे हमें एक्सप्लॉइट करना है ताकि आने वाली जनरेशन के लिए भी कुछ बचा के रखना है, ठीक है। तो कभी भी हमें रिसोर्सेज को इस तरह एक्सप्लॉइट नहीं करना है वो पूरा खत्म ही हो जाए, ठीक है। तो ये होता है सस्टेनेबल। रिस्पॉन्सिबल मतलब समझ गए होंगे, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पास होनी चाहिए इस तरह के डेवलपमेंट फिशरी सेक्टर में। तो ये है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ठीक है। ये कब से कब इंप्लीमेंट किया था? 2020-21 से 2024-25 तक इन ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नेशनल पॉलिसी ऑन मरीन फिशरीज लॉन्च किया था 2017 में। ये भी बेसिकली एक्सप्लोर एंड सस्टेनेबली यूज ओशियनिक फिशरी रिसोर्सेज इन द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ इंडिया। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन हमारे बॉर्डर से समुद्र की तरफ कितना किलोमीटर है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बारे में। तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में हम फिशिंग कर सकते हैं, तो उधर सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशियनिक फिशरी रिसोर्सेज करने के लिए हमने एक नेशनल पॉलिसी ऑन मरीन फिशरीज भी आया था 2017 में, ठीक है। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टाइम टू टाइम कई सारे गाइडलाइंस, नेसेसरी ऑर्डर्स वगैरह प्रोमलगेट किया है टू प्रोहिबिट डिस्ट्रक्टिव फिशिंग मेथड्स इंक्लूडिंग LED लाइट फिशिंग, पेयर बुल ट्रोलिंग। देखिए, ट्रोलिंग क्या होता है मैंने आपको बता दिया, ये सब सस्टेनेबल मेथड नहीं है फिशिंग का। ट्रोलिंग मतलब देखिए एक डीप सी फिशिंग वेसल होगा, इसमें से इस तरह समुद्र की डेप्थ में एक बड़ा सा नेट गिरा दिया जाएगा, ठीक है। और ये नेट सी फ्लोर में टच हो जाएगा और जैसे ये आगे बढ़ता जाएगा, ये वेसल जो है ये नेट भी आगे बढ़ता जाएगा। तो ये ओशियन फ्लोर में जितने भी एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे ये नेट के अंदर फंस जाएगा, समझ रहे हो आप? तो मतलब आप फिश पकड़ने के लिए ये वेसल ये नेट गिराते हो, पर ये पूरा सी फ्लोर में जितने भी मरीन ऑर्गेनिजम्स है, प्लांट्स हैं, ये सारे खत्म करेगा। तो ये सब अनसस्टेनेबल मेथड ऑफ फिशिंग है। तो इस तरह की अनसस्टेनेबल एंड डिस्ट्रक्टिव फिशिंग मेथड्स को खत्म करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल एक LED लाइट फिशिंग होता है, ये भी खतरनाक टाइप ऑफ फिशिंग है। तो ये सब फिशिंग को
डी प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने तरह तरह की नेसेसरी ऑर्डर्स वगैरह प्रोमिलगेट किया है, तो ये भी आप लिख सकते हो। फिर फिशिंग बैन इंप्लीमेंट करते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में फॉर ए पीरियड ऑफ 61 डेज ऑन ईस्ट कोस्ट एंड वेस्ट कोस्ट। ये क्यों करते हैं दोस्तों? देखिए, फिश का जब ब्रीडिंग पीरियड रहता है ना दोस्तों, जब वो इनका जो मीटिंग सीजन रहता है, उस टाइम पर ये कुछ दिनों के लिए बेसिकली उनका जब तक ये मीटिंग सीजन चलता है तब के लिए गवर्नमेंट कुछ ऑर्डर पास करता है कि इतने टाइम पे आपको फिशिंग नहीं करना है। उस टाइम पे अगर फिशिंग आप करोगे तो ये इनका ब्रीडिंग मीटिंग वगैरह ठीक से नहीं होगा, फिर आने वाले सीजन के लिए आपको कुछ फिश होगा ही नहीं। तो इस तरह की ऑर्डर्स भी गवर्नमेंट जो है प्रोमिलगेट करता है, ये मिनिस्टर ने बोला है, ठीक है। और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने यह भी पूछा था, क्या आप फिशरी सेक्टर को प्राइवेटाइज करने वाले हो? तो मिनिस्टर ने बोला ना, हम फिशरी सेक्टर को प्राइवेटाइज नहीं करेंगे, ठीक है। तो पेपर 3 जनरल स्टडीज 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन में ये पर्टिकुलर न्यूज आपको काम आएगा। अगला न्यूज है शिलोंग्स फेमस चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल बैक। देखिए, मेघालय के कैपिटल शिलोंग में चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल हुआ था नवंबर 25 से लेकर नवंबर 27 तक। ये हर साल होता है, 3 दिन का फेस्टिवल होता है। इस बार का चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल मेघालय के चीफ मिनिस्टर कॉनराड केक सांगमा एंड जापानीज एम्बेसडर टू इंडिया सतोशी सुजुकी ने मिलकर इनोग्रेट किया था। ये इवेंट हुआ था मेघालय का वाट्स लेक में एंड पोलो ग्राउंड्स में। ये ध्यान दीजिएगा, वाट्स लेक आपसे एग्जामिनेशन में पूछ सकता है, ठीक है। वैसे चेरी ब्लॉसम एक फ्लावर है दैट फ्लावर्स इन मेनी ट्रीज ऑफ जीनस प्रूनस और प्रूनस जेरासस। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी जीनस प्रूनस और प्रूनस जेरासस के ट्रीज में चेरी ब्लॉसम फ्लावर होता है, ठीक है। जापानीज में इसे जापानीज चेरी भी बोलते हैं, सकुरा भी बोलते हैं। अब देखिए, जापान का नेशनल फ्लावर भी है चेरी ब्लॉसम, राइट। एंड साउथ कोरिया एंड पेरिस आर ऑल्सो फेमस फॉर देयर चेरी ब्लॉसम सीजन। वैसे दोस्तों, जो हाई अल्टीट्यूड एरियाज है ना, उधर ही ये चेरी ब्लॉसम होता है बेसिकली, ठीक है। एंड दिस फ्लावर्स आर ऑल्सो फाउंड इन हिमालयस एज वेल एज कवर ईस्ट एंड वेस्ट खासी हिल्स। मेघालय में इंपॉर्टेंट हिली एरियाज है, ग्यारो खासी हिल्स वगैरह, तो उधर भी चेरी ब्लॉसम होता है। और एक इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल होता है दोस्तों, वो भी मेघालय की कैपिटल शिलोंग में होता है। तो इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल में ऑब्वियसली कई सारे और भी प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे डांस कंपटीशन, सेवरल स्टॉल्स वगैरह लगा देता है, ठीक है। एंड चेरी ब्लॉसम इन इंडिया, देखिए चेरी ब्लॉसम जो है ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जहां हाई अल्टीट्यूड एरियाज है उधर तो होता ही होता है। इसके अलावा हमारा हिमालयन स्टेट्स ऑफ उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, जम्मू एंड कश्मीर, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग इन वेस्ट बंगाल एक्सेट्रा एरियाज में होता है। एंड ट्रॉपिकल हाईलैंड्स ऑफ गैरो हिल्स एंड खासी हिल्स में भी चेरी ब्लॉसम होता है, ठीक है। एंड हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड में फ्लावर सीक्रेट माना जाता है एंड इट इज एसोसिएटेड विद लॉर्ड विष्णु एंड लॉर्ड शिवा। महाशिवरात्रि के दिन भी ये फ्लावर यूज होता है, ठीक है। तो ये फोटो में देख सकते हो, चेरी ब्लॉसम काफी सुंदर एक फ्लावर है। तो जनरल स्टडीज पेपर 1 प्रीलिम्स के लिए ये न्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आज का फाइनल न्यूज, बारबाडोस बिकम्स द वर्ल्ड्स न्यूएस्ट रिपब्लिक। सबसे पहले बारबाडोस का मैप देखते हैं दोस्तों। नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट एंड साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के बीच में जो कैरिबियन ग्रुप ऑफ कंट्रीज है, उधर ईस्टर्न साइड में छोटा सा एक आइलैंड कंट्री है बारबाडोस। अब ये न्यूज में आया है, व्हाई? बिकॉज बारबाडोस बिकम्स द वर्ल्ड्स न्यूएस्ट रिपब्लिक। इसका मतलब क्या है दोस्तों? सबसे पहले आपको एक चीज समझना होगा, अभी भी दुनिया में कई सारे कंट्रीज हैं जो क्वीन एलिजाबेथ II ऑफ ब्रिटेन को एज द हेड ऑफ द स्टेट मानते हैं। ये बस नाम के लिए है, मतलब जो अर्स्टवेल ब्रिटिश कॉलोनीज है उनमें से कई सारे कंट्रीज अभी भी हेड ऑफ द स्टेट क्वीन एलिजाबेथ II को मानते हैं। इनके पास कोई पावर्स तो नहीं है, बस नाम के लिए। तो वैसे एक कंट्री था बारबाडोस भी। आपको पता है कैरिबियन कंट्रीज में मैक्सिमम यूरोपियन कॉलोनीज थे, तो बारबाडोस अर्स्टवेल ब्रिटिश कॉलोनी था। वैसे बारबाडोस को 1966 में इंडिपेंडेंस मिल चुका था, पर दे कंटिन्यू टू बी वन ऑफ द 54 कॉमनवेल्थ नेशंस। कॉमनवेल्थ मतलब वही है दोस्तों जो अर्स्टवेल ब्रिटिश कॉलोनीज थे। आप देखिए दोस्तों, बारबाडोस में रिसेंटली इलेक्शंस भी हुआ था। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ बारबाडोस भी चुन के आए थे, डेम सांद्रा प्रुनेला मेसन। ऑलरेडी शी टुक ओवर एज द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। तो ये भी ध्यान दीजिएगा, बारबाडोस का प्रेसिडेंट का नाम डेम सांद्रा प्रुनेला मेसन, ठीक है। वैसे दोस्तों, ये रिपब्लिक बनने से ज्यादा कोई चेंजेस नहीं होगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये जो हेड ऑफ द स्टेट पोजीशन है ये बस नाम के लिए है। तो इनकी जो फ्लैग्स है, कोट ऑफ आर्म्स है, नेशनल प्लेज है, नेशनल एंथम है, इन सब में कोई चेंज नहीं होगा, पहली बात, ठीक है। हाउएवर, रॉयल क्राउन जैसा जो वर्ड्स यूज होता था कंट्री के अंदर, वो अभी अबोलिश हो जाएगा। जैसे रॉयल बारबाडोस पुलिस फोर्स बोलता था पुलिस फोर्स को, वो अभी बारबाडोस पुलिस फोर्स बन जाएगा। एंड क्राउन लैंड्स जिन एरियाज को बोलते थे वो अब स्टेट लैंड्स हो जाएगा, ठीक है। अब क्वीन एलिजाबेथ II के बारे में, शी इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग ब्रिटिश मोनार्क। देखिए, लॉन्गेस्ट सर्विंग है अभी का जो क्वीन एलिजाबेथ II है, शी इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग। मतलब ये 25 के एज में बेसिकली 1952 में
थ्रोन असेंड किया था। तो तब से लेके अब तक शी इज द ब्रिटिश मोनार्क, ठीक है। एंड शी इज ऑल्सो द क्वीन ऑफ मोर देन ए डजन अदर इंडिपेंडेंट कंट्रीज दैट वेयर वंस अंडर डायरेक्ट ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। देखिए दोस्तों, इंडिपेंडेंस से पहले इंडिया का भी हाल वही था ना। इंडिया का भी हेड ऑफ द स्टेट कौन थी? क्वीन ही थी, है कि नहीं। आप देखिए, अब कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड अदर्स अक्रॉस द एशिया पैसिफिक एंड कैरिबियन। इन सब कंट्रीज में अभी भी नाम के लिए हेड ऑफ द स्टेट जो है क्वीन एलिजाबेथ सेकंड है। वैसे देखिए दोस्तों, क्वीन के पास थोड़ा बहुत कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज है, पावर्स नहीं है, ड्यूटीज है। ड्यूटी क्या है? अप्रूवल ऑफ न्यू गवर्नमेंट्स। जब भी जितने भी कंट्रीज में ये हेड ऑफ द स्टेट है, उधर जब नया गवर्नमेंट अपॉइंट होता है तो उनके लिए एक अप्रूवल देता है क्वीन। तो ये अप्रूवल देने के लिए क्वीन क्या किया है? एक गवर्नर जनरल को अपॉइंट किया है, वही ये अप्रूवल देता है, ठीक है। सब बस नाम के लिए एक ड्यूटी बना रखा है कि होता है ना, पुराना ज़माने से चलते आ रहा था, इसलिए अभी भी कंटिन्यू हो रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया में भी काफ़ी डिबेट्स वगैरह हुआ था ये हटाने के लिए, पर ऑस्ट्रेलियंस को कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तो ऑस्ट्रेलियंस तो यही बोलते हैं हमारे लिए क्वीन अच्छा है, तो ये से आज हेड ऑफ द स्टेट क्वीन रहने से उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए अभी भी ऑस्ट्रेलिया जैसे एक डेवलप कंट्री में हेड ऑफ द स्टेट कौन है? क्वीन एलिजाबेथ सेकंड है, ठीक है। सो दैट्स इट दोस्तों, छोटा सा न्यूज़ था। पेपर 3 जनरल स्टडीज 2 इंटरनेशनल न्यूज़ में ये पर्टिकुलर न्यूज़ आपको काम आएगा। तो दोस्तों दैट्स एंड ऑफ इट। आई होप आपको न्यूज़ समझ में आया होगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बता दीजिएगा आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। लेक्चर की पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।